evening, everybody. Welcome to the Richa UPSC classes. Myself Richa, and here we will cover environment and ecology section. सबसे पहले हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम एक टॉपिक को जो है एज एन एग्जाम्पल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। अब देखिए प्रीलिम्स एंड मेंस में जो है क्या क्या चीजें पूछती हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। प्रीलिम्स में जो है बच्चों देखिए प्रीलिम्स में जनरल इश्यूज और इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डोंट नीड स्पेशलाइजेशन आप कह सकते हैं। यहाँ पे जो है इकोलॉजी इन्वायरमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, या फिर इकोसिस्टम क्या है, कितने प्रकार के पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का क्या निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, वेरियस थिंग्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। इवन जो करंट में इशू चल रहा है उसमें भी जो है यूपीएससी के अगर हम एग्जाम को देख के तो वहाँ पे जो है जो भी करंट में न्यूज में जो मैटर्स हैं उन सभी को जो है को रिलेट करके पीटी में जो है क्वेश्चन बनाता है। देन मीन्स की हम बात करते हैं तो प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंटामिनेशन एंड डिबेसमेंट, नेचुरल इफेक्ट, इन सभी पॉइंट्स को जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले किस पॉइंट को हमें डिस्कस करना, देखिए यहाँ पे जो हमें इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे। देन कैटेगरीज ऑफ इन्वायरमेंट, आफ्टर क्या फीचर्स हैं इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं उन्हें हमें देखना है। आफ्टर दैट इकोलॉजी देखना है, इकोलॉजी से जुड़ा हुआ बेसिकली ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम जो दो टर्म आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से जो है दो क्वेश्चन पूछता है कि इकोलॉजी जो है ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, या फिर आप कह सकते हैं इकोसिस्टम टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया है। देन इकोलॉजी के बारे में हम यहाँ कंप्लीट करेंगे इकोसिस्टम एंड इट्स डायनामिक्स एंड इकोसिस्टम डायनामिक्स के बारे में बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में। यहाँ पे हमें गैसियस साइकिल को कवर करना है। देन इसमें जो है कार्बन साइकिल हम पढ़ेंगे। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल के ऊपर जो मानव का इम्पैक्ट जो है क्या पड़ रहा है उसे हमें पढ़ना है। देन इफेक्ट ऑफ द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस लिखा हुआ है टर्म, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि नेचर का जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें हम कवर करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, देन नाइट्रोजन साइकिल एंड ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। देन हम सेडिमेंट्री साइकिल की जब बात करते तो सेडिमेंट्री साइकिल में हमें सल्फर साइकिल को कंप्लीट करना है। आफ्टर दैट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द सल्फर साइकिल हमें पढ़ना है। देन हमें फॉस्फोरस साइकिल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, देन एक्वेटिक इकोसिस्टम, देन चेंजेस इन इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन के बारे में कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सामने रहेगा और उसमें से पूछेगा कि कौन सा जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है या फिर जो है कौन सा एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो जब हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स को देखेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्पल्स होंगे उससे जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन से एक्वेटिक इकोसिस्टम है, कौन सी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। देन इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी में, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट करेंगे। देन पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स, स्पीसीज, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ। ये जो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ ये टर्म आपके सामने लिखा है, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ का मतलब क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोस्फीयर, दैट एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का डेफिनेशन आपसे पूछेगा, किस प्रकार से बायोस्फीयर काम कर रहा है, इंपॉर्टेंस क्या है बायोस्फीयर की। देन अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अल्फा बीटा गामा डाइवर्सिटी क्या चीजें हैं। देन बायोम्स हम पढ़ेंगे, उसमें ग्लोबल बायोम को देखेंगे। देन मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड, WWF क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम्स एंड टेरेस्ट्रियल बायोम्स, एक्वेटिक बायोम्स एंड इंडियन बायोम्स को जो है हमें यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोडाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें देखना है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, देन थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए किस प्रकार से वो क्या कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो रही है, तो उस चीज को हमें देखना है। कॉजेज ऑफ द, जिसे हम कह सकते हैं कॉजेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो है। देन इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। देन इफेक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है उसका क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे नेचर पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ पे। इन सब चीजों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज की हम बात करते हैं, टाइप्स,
नेचुरल मास एंथ्रोपोजेनिक मीन्स किस प्रकार जो स्पीसीज हैं ये कैसे जो है विलुप्त हो रही हैं, इनका एक्सटेंशन हो रहा है, नेचुरल वे में एक्सटेंशन हो रहा है या फिर मास वे में या फिर जो है एंथ्रोपोजेनिक वे में। कॉजेज ऑफ एक्सटेंशन क्या है, देन कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। अब देखिए लैंड डिग्रेडेशन पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं बच्चों तो आपको जो है पीसीएस एग्जाम हो या फिर जो है यूपीएससी का एग्जाम हो वहाँ पे एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, देन आप कह सकते हैं लैंड पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, बहुत सारे टॉपिक्स को जो है कवर करना है। अब हम चलिए बताते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स जो एग्जाम में मेंशन किए गए हैं उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को जो है हमें फोकस करके पढ़ना है। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन, हम उसमें लैंड डिग्रेडेशन में कौन कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे। कॉजेस एंड इम्पैक्ट ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, ये जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है वो किन कारणों की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर जो है उस लैंड डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है नेचर पे और कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ पे। देन डिजर्टिफिकेशन की हम बात करते हैं। आफ्टर दैट सस्टेनेबल लैंड development, then soil erosion, प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों एयर पॉल्यूशन की तरफ। एयर पॉल्यूशन में हमें देखना है कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन, देन क्या हार्मफुल इफेक्ट है उस एयर पॉल्यूशन का। आप सभी लोग को पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्थमा जैसी डिजीज, अस्थमा जैसी बीमारी को से जो है वो सफ़र कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो है एयर पॉल्यूशन कह सकते हैं आप एक जहर की तरह जो है पॉइजन की तरह काम करता है। अब किस प्रकार से हमें एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, सबसे आसान चीज़ आप कह सकते हैं आप जो हर कोई कर सकता है, प्लांटेशन। तो आप पेड़ लगाइए, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी जल्दी जो है आप कह सकते हैं उस एरिया में एयर पॉल्यूशन जो है कम होगा। नेक्स्ट माइनिंग एंड पॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अब देखिए जब माइनिंग होता है कहीं भी तो उसकी वजह से दो या तीन पॉल्यूशन तो होने ही होने। एक एयर पॉल्यूशन होगा, दूसरा वाटर पॉल्यूशन होगा एंड लैंड पॉल्यूशन। ये तीन पॉल्यूशन जो है आप कह सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन जो है माइनिंग की वजह से होना ही होना है। तो माइनिंग एंड पॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ माइनिंग ऑन इन्वायरमेंट, देन कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल माइनिंग एंड एक्ट टू रेगुलेट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द माइनिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट हम अदर पॉल्यूशन की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ, देन harmful effect of the biological contaminants and next harmful effect of the radioactive pollution. Just read for a few seconds. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में जो है हमें पढ़ना है। देन वाटर डिग्रेडेशन की हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें वाटर पॉल्यूशन को वाटर डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि वाटर की क्वालिटी जो है घट गया। वाटर की क्वालिटी अगर घट रही तो आप उसे जो वाटर पॉल्यूशन कह सकते हैं। किस प्रकार से हमें वाटर पॉल्यूशन को मेजर करना है, देन वो हार्मफुल इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं वाटर पॉल्यूशन के, इन्हें जो है हमें कवर करना है। नेक्स्ट हम जो है उसका कंसिक्वेंसेस देखेंगे वाटर पॉल्यूशन का। जस्ट वेट। देन दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कवर करेंगे। देन साइलेंट फीचर क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, उन्हें हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे 2016 का रूल आपको देखने को मिल रहा। जिस भी ईयर में आप पेपर देने जाइएगा उस ईयर में जो है करंट अफेयर्स से अपडेट होकर के जाइएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है किसी प्रकार का नया रूल तो नहीं निकाला गया। अगर कोई नया रूल निकाला गया है तो उसे आप जरूर पढ़ करके जाइएगा, बिकॉज करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। देन ई वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स एंड देयर हेल्थ इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2016। देखिए यूपीएससी में जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछता है बेसिकली फोकस रिलेट करता है वो करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से जो है अपडेट होकर के आप लोग जरूर जाइएगा, सिर्फ स्टैटिक पार्ट को ही कवर मत कीजिएगा। देन बायोमेडिकल वेस्ट की हम बात करते हैं। हजार्ड्स एसोसिएटेड विद द वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 एंड हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट एंड हजार्डस अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 2016। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, फैक्टर्स इफेक्टिंग द क्लाइमेट चेंज। अब देखिए प्रकृति में जो किसी भी प्रकार का इफेक्ट होगा तो हर जगह आपको इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सपोज कीजिए अगर टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हो गया, मीन्स गर्मी के सीजन आपको जो है गर्मी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो है एग्रीकल्चर पे सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। वाटर कह सकते हैं बारिश नहीं होती है, तो बहुत सारे जो है आपको एक भी क्लाइमेट में जो किसी भी एक भी अगर कह सकते हैं चेंज आएगा, बदलाव आएगा तो हर जगह जो है आपको उसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर ज़्यादा बारिश होती है तब भी दिक्कत है,
ज़्यादा गर्मी होती है तो भी दिक्कत है, ज़्यादा ठंड पड़ती है तो भी दिक्कत है। देन इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड इट्स मिटिगेशन। एंड नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज मूवमेंट हम देखें, मैनेजमेंट देखेंगे, कन्वेंशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ द सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब देखिए यहाँ पे हम कवर करेंगे इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन इन्वायरमेंट। अब इन एग्रीकल्चर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। देखिए बहुत सारे जगह जो है आपको देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर में जो मीन्स जो वहाँ पे कह सकते हैं जो खाद वगैरह यूज़ किया जा रहा है, वो यूरिया जो यूज़ किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जो है हमारे प्रकृति पे जो है निगेटिव इम्पैक्ट शो कर रहा है। आप कह सकते हैं सॉइल पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, सॉरी वाटर पॉल्यूशन को जो है क्रिएट कर रहा है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, हाईटेक फार्मिंग मेथड्स एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पे जो है हमें पढ़ना है। देन ग्रीन बिल्डिंग्स एंड द रेटिंग सिस्टम इन इंडिया एंड इको टूरिज्म, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इको टूरिज्म। इन सभी पॉइंट्स को कवर करना है। एक बार जब आप पढ़ लेंगे इन सभी चीज़ों को तो आसानी से चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएंगी कि कौन सी चीज़ें जो है किस टॉपिक के अंडर जो है मेंशन की गई है। चलिए अब हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज कौन कौन सी हैं जिससे इजिली जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पहला जो है वाइल्ड लाइफ देखते हैं, और देखिए आप नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन पॉइंट्स को भी जो कवर करके जाइए कि कौन सी नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कहाँ पे है। वाइल्ड लाइफ की हम बात करते हैं, मैन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट इन इंडिया, देन पोचिंग एक्टिविटीज इन इंडिया, डेवलपमेंट लीड्स टू टाइगर एक्सटिंक्शन। देखिए वो कौन कौन से विकास के कारण है जिनकी वजह से आज आपको जो टाइगर का जो एक्सटिंक्शन देखने को मिल रहा है। एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए क्या कौन सी जो है इस स्कीम या फिर प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई। टाइगर कंजर्वेशन के लिए कौन सी जो है स्कीम या फिर प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा जो है शुरू की गई है। इंटरनेशनल ट्रीटीज फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ ड्रोन्स फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। After that, then in urban land acting as death traps for birds. देखिए then eco bridges and biodiversity management, Sundarban at risk due to the climate change. एंड नेक्स्ट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ पॉलिनेटर्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट कॉम्बैटिंग पॉल्यूशन, किस प्रकार से हमें जो है पॉल्यूशन को जो है रोकना है, कॉम्बैट करना है। इंडोर पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन इम्पैक्ट ऑफ द पर्टिकुलेट मैटर, स्मोक एंड इट्स इम्पैक्ट। स्मोक का सीधे सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है एक्चुअली पीटी में कि स्मोक का पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं, या फिर जो स्मोक क्या होता है। एरोसोल श्रिंकिंग इंडियाज मॉनसून एंड स्टेबल बर्निंग। देन मोबाइल रेडिएशन इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। मोबाइल का देखिए जो मोबाइल से रेडिएशन निकल रहे हैं उससे जो है सीधा सीधा इफेक्ट जो है आपको ह्यूमन हेल्थ पे देखने को मिल रहा है। इवन आप कह सकते जो मोबाइल जो टावर्स जो है लगा गए हैं सिटीज में उनसे जो रेडिएशंस निकल रहे उसकी वजह से जो है बर्ड्स का एक्सटिंक्शन आपको जो है सिटीज में देखने को मिलेगा। देन हैवी वाटर पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि सपोज कीजिए अगर आप कुछ 4-5 फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने जो कोल्ड ड्रिंक कहीं पे जो है पिया है तो वहां पे जो कहीं ना कहीं जो बेसिकली आप लोग ये नहीं करते, कोई भी जो है उन बॉटल्स को जो ये नहीं सोचा कि हाँ डस्टबिन में थ्रो किया जाए या फिर जो उसको रीयूज करने के लिए जहां मन करता है पब्लिक जो है उस बॉटल्स को थ्रो कर देती है। इस वजह से आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लाइट इमर्जन पॉल्यूशन। After that oil spill, then garbage dumping and its environment and e-waste management rules 2016। आप 2024 में पेपर देने जा रहे हैं या 2025 में आप जो करंट अफेयर्स से अपडेट होकर के जरूर जाइएगा। देन ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, आर्सेनिक एंड यूरेनियम, भारतीय स्टेज नॉर्म्स, व्हाट इज द पॉल्यूटर्स पे मॉडल। देन लेंसेट स्टडी रिपोर्ट, मोस्ट पॉल्यूशन लिंक्ड डेथ्स अकर इन इंडिया। देखिए ये जो आपको टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं बेसिकली करंट के टॉपिक्स हैं। आप 2024 या 25 में जाइएगा तो वहाँ जो जरूर देखी जाएगी कौन सी जो है टॉपिक जो है न्यूज़ में बेसिकली रही है। नाइट्रोजन पॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, देन बीच पॉल्यूशन, देन हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 हमें यहाँ कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना। देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो है आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप 2024 में 2025 में पेपर देने जा रहे हैं उस ईयर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है तो आप उस COP से जो है कोप से जो है जरूर अपडेट होकर के जाएंगे। माराकेश क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, पेरिस एग्रीमेंट,
एंड यूएस मूव्ड आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट को पढ़ना है हमें, क्योटो प्रोटोकॉल, आईपीसीसी रिपोर्ट 2018 लिखा हुआ है यहाँ पे। आप 2024-25 में जब भी जाइएगा पेपर देने, वहाँ पे जो है करंट अफेयर से देख करके जाइएगा कि आईपीसीसी का रिपोर्ट में, आईपीसीसी रिपोर्ट में जो है क्या बातें कही गई। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन क्लाइमेट फंड, कार्बन टैक्स फिजिबिलिटी इन इंडिया एंड कंसेप्ट ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग, इन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, क्लाइमेट चेंज एंड सिटीज। देखिए क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको सिटीज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इवन आप अर्बन एरियाज पे भी देखेंगे कि इसका रूरल एरियाज पे भी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। देन क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, देखिए हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, सी लेवल राइज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा हुआ है ये आपकी मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन ओशन वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर। अब ग्लेशियर जब कभी भी पिघलेंगे तो कहीं ना कहीं जो है जब वो बर्फ ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो आपको जो है फ्लड के जो है चांसेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। देन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इनिशिएटेड फॉर द मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज, किस प्रकार से जो है हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करना है, कम करना है, क्या इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है, उन सभी चीज़ों को है हमें यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट है एथिकल इशू इन्वॉल्व इन द क्लाइमेट चेंज एंड द थर्ड पोल एंड क्लाइमेट चेंज एंड UNCCD रिपोर्ट 2018 to 2030 स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, उसमें हमें बायोगैस को पढ़ना है। देन नेशनल सोलर मिशन, स्टेटस ऑफ द हाइड्रो पावर एनर्जी इन इंडिया, अल्टरनेटिव फ्यूल्स इन इंडिया, देन ड्राफ्ट एनर्जी फ्यूल एंड नेशनल एनर्जी स्टोरेज मिशन। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स है, करंट से जब आप लिंक करेंगे तो जो है उस समय जो भी न्यूज़ में रहेगा उन चीज़ों को जरूर यहाँ पे पढ़ के जाइएगा। मैं कंटिन्यूसली फोकस कर रही हूँ करंट अफेयर से, बिकॉज यूपीएससी जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन को सीधा का सीधा रिलेट करता है करंट अफेयर से। देन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एंड नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी एंड फोटोवोल्टेइक इंडस्ट्री एंड CPSU स्कीम। नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशिएटिव्स फॉर द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बच्चों, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, देन ड्राफ्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान एंड वेटलैंड मैनेजमेंट रूल 2017, इनिशिएटिव्स टू एनहांस द ग्रीन कवर, देन पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ द सिटी कंपोज। देखिए किसी भी अगर आप इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहते, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते तो आपको ग्रीनरी जो है बढ़ानी होगी, फॉर प्लांटेशन आपको करना ही करना होगा। देन एंशिएंट बाउंड्रीज एंड वाटर मैनेजमेंट, लिविंग स्टेटस टू रिवर्स। देन देखिए जो रिवर्स नदियां हैं उनको जो है ह्यूमन बींग या फिर आप कह सकते लिविंग स्टेटस का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप लिविंग स्टेटस का दर्जा किसी नदी को दे देते हैं तो आप उसे जो एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करते हैं। उनके कह सकते हैं आप जो है अगर वो उन्हें जो है अगर वो कोई व्यक्ति जो है उसे पॉल्यूट करने की कोशिश करा तो उस रिवर को जो है उसको जो है पॉल्यूट होने से बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देन गंगा रिवर पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन्वायरमेंट कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एनालिसिस क्या क्या है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT की बात कर रहे हैं हम, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 या 2024 जो भी होगा, 24-25 जो भी ईयर में जाएंगे आप पेपर देने। यहाँ पे देखिए जो पॉइंट्स लिखे गए हैं यहाँ से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। नेक्स्ट हम देखते हैं मिसलेनियस इश्यूज के बारे में, इम्पैक्ट ऑफ डैम एंड फिशिंग, देन इश्यूज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, उसके बाद सैंड माइनिंग। इन सभी पॉइंट्स से लैंड डिग्रेडेशन हम लोगों ने पढ़ाई है, देखा ही। देन माइनिंग के बारे में हम लोगों ने देखा, सैंड माइनिंग्स के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना। देन एल्गल ब्लूम इशू, देन मेल्टिंग ऑफ अंटार्कटिका एंड इट्स इम्पैक्ट। जैसे अंटार्कटिका मेल्ट होगा मीन्स ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो फ्लड के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हैं। देन एक बार जो है देखिए जैसे जैसे आइस मेल्ट होगा एक बार वो सारे के सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, रिवर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तब यही जो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो है ये इवापोरेट होकर के इन्वायरमेंट पे चले जाएंगे। देन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एंड इट्स इम्पैक्ट एंड बॉटम ट्रॉलिंग टू डीप सी फिशिंग एंड मास कोरल ब्लीचिंग, थ्रेट्स टू कोरल रीफ्स, फॉरेस्ट फायर्स। देन अब कुछ बुक्स हैं या फिर आप कह सकते हैं वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको जो है आप जिन बुक्स को जो है आप अपने एग्जाम में जो है
पढ़ करके जरूर जाइएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाई गो शेंग लियोंग की जो सेकंड हाफ ऑफ द बुक है ये पढ़ के जाइएगा। देन 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक ऑन बायोलॉजी एंड इंडिया ईयर बुक को तो है आपको कंसिडर पढ़ के जाना ही जाना है। इकोनॉमिक सर्वे में जो है क्या क्लाइमेट चेंज के बारे में कहा गया इसे आप पढ़ेंगे। देन द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, बेसिकली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं द हिंदू को ही फोकस करते हैं। तो ये देखिए इंडिया ईयर बुक एंड हिंदू एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड जो 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक है बायोलॉजी पे उसमें जो इकोलॉजी वाला जो पार्ट दिया हुआ है उन सभी पॉइंट्स को आपको कवर करके जाना है। अब जो है बच्चों अब हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, ओजोन लेयर। देखिए ओजोन, सबसे पहला पॉइंट आपसे यही पूछ लेगा कि ओजोन क्या है। तो 3 मॉलिक्यूल्स 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को मिलाकर के ओजोन बनता है। ये ओजोन का जो है फॉर्मूला O3 है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या, या फिर देखिए आपके सामने दे देगा ऑप्शन O2 लिख देगा, O3 लिख देगा। अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे O4 भी लिख देगा एंड T दे देगा, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों ध्यान रखिएगा ओजोन का फॉर्मूला है 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिल करके जो है ओजोन बनाता है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए, जस्ट वेट। फाइन, हम लोगों ने देख लिया कि ओजोन कंसिस्ट ऑफ द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है ओजोन, आप कह सकते हैं ओजोन गैस जो है बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। जब नेक्स्ट पॉइंट जब आप बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का लोअर लेवल, अगर लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, सपोज कीजिए ये हमारा जो है एटमॉस्फेयर का लेवल है और अगर जो है ये लोअर लेवल है, ये जो है हायर लेवल है एटमॉस्फेयर का, अगर ओजोन जो है लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा आपके लिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है हार्मफुल होता है। मीन्स आप कह सकते हैं उस समय जब कभी भी ओजोन लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उस समय ओजोन विल एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट एंड विच विल बी हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहीं जब ये ओजोन लेयर हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है ओजोन, तब जो है इससे जो ये जो है हमारे क्या कह सकते हैं हमारे अर्थ को जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो आप कह सकते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जब ओजोन जो है लोअर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है तो क्या ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है, येस और नो। तो येस, इट इज हार्मफुल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन द ओजोन इज प्रेजेंट एट द लोअर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एट दैट टाइम ओजोन एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट। वहीं जब ये ओजोन जो है हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है तो उस समय जो है हमारी पृथ्वी को जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक लेयर है, वर्टिकल लेयर है एटमॉस्फेयर का, जहाँ पे सबसे लोअर लेयर पे जो है आपको ट्रोपोस्फियर देखने को मिलेगा, देन स्ट्रेटोस्फियर आपको देखने को मिल रहा है, देन उसके ऊपर जो है आपको मेसोस्फियर देखने को मिलेगा। एक और इमेज हम देख लेते हैं, देखिए ट्रोपोस्फियर, ये जो है लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये जो आपको स्ट्रेटोस्फियर यहाँ देखने को, जस्ट वेट, ये जो आपको स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं बच्चों की हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है इसी स्ट्रेटोस्फियर में मिलता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन का जो है हाई कंसेंट्रेशन किस लेयर में देखने को मिलता है, तो स्ट्रेटोस्फियर में जो है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये लेयर्स हम लोग ने देख ली, ये जो लेयर है इस सीक्वेंस को याद रखिएगा बिकॉज सीधा सीधा पूछ लेता है सबसे लोअर लेयर पे जो एटमॉस्फेयर या फिर जो है ये पांचों नाम दे देगा और अरेंज करने को देगा कि एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसको आप अरेंज कीजिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखिए ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अब देखिए ये हम लोगों ने देख लिया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सेवरल लेयर्स में डिवाइड किया गया है एंड ईच लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। देखिए स्ट्रेटोस्फियर की जो हम लोगों ने बात की थी यहाँ पे,
इमेज एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दिया जाए। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अभी हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेटोस्फियर में ही जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन आपको देखने को मिलेगा। तो द लेयर एक्सटेंडिंग अबाउट 10 to 50 किलोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। तो जो 10 से 50 किलोमीटर के बीच का, जो 10 से 50 किलोमीटर तक का जो लेयर है वो उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये सीधा क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेटोस्फियर का दायरा कितना है। देन ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 किलोमीटर अबव द अर्थ। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर के किस पोर्शन में, जो है लोअर पोर्शन या फिर जो है अपर पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से जो है 30 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर के, या ओजोन का जो कंसंट्रेशन है स्ट्रेटोस्फियर में जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। दो द थिकनेस वेरी सीजनली एंड जियोग्राफिकली। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बात तो आप लोग को पता चल गया कि ओजोन लेयर जो है हमारे पृथ्वी को जो है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है प्रोटेक्ट करता है। 10% ऑफ द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर, 90% ऑफ द 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो देखिए ट्रोपोस्फियर जिसको हम लोगों ने कहा कि सबसे लोअर लेयर है एटमॉस्फेयर के, उसके ऊपर हम लोगों ने जो स्ट्रेटोस्फियर देखा था। तो जो 10% है ओजोन लेयर का जो है वो ट्रोपोस्फियर में देखने को मिलता है और 90% जो है स्ट्रेटोस्फियर में हमें देखने को मिलता है। द लोएस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं कि पूछा है कि एटमॉस्फेयर का जो लोएस्ट लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में पूछा हुआ है कि ट्रोपोस्फियर का जो थिकनेस है वो मैक्सिमम कहाँ पे रहता है, इक्वेटर पे रहता है, और डीपेस्ट इन द ट्रॉपिक्स अप टू द 18 to 20 किलोमीटर। up to the 18 to 20 किलोमीटर and shallowest near the polar region। नेक्स्ट हम देखते हैं ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फियर नेचुरली रेगुलेटेड बाय द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐसे लिखा है, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ओजोन लेयर जो है इन द एटमॉस्फेयर इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर वेरी सीजनली, इट्स थिकनेस इज हाईएस्ट इन द स्प्रिंग सीजन। अब सीधा क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन लेयर का जो थिकनेस है वो जो है सबसे ज्यादा कब होता है। तो स्प्रिंग सीजन में जो है हाईएस्ट थिकनेस आपको देखने को मिलेगा ओजोन लेयर का, लोएस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन लेयर को हम मेजर कैसे करते हैं। तो ओजोन लेयर को मेजर किया जाता है डॉप्सन यूनिट से। Then the one Dobson unit is equal to 0.01 millimeter thickness of the pure ozone at 0 degree centigrade and 1 atmosphere pressure. Then the total mass of ozone in atmosphere is मतलब बिलियन मेट्रिक टन्स। देखिए अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिली। क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन लेयर को जो है मेजरिंग यूनिट क्या है, डॉप्सन यूनिट है। डॉप्सन यूनिट किसके बराबर होता है, 0.01 मिलीमीटर थिकनेस ऑफ द प्योर ओजोन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब इस ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या आता है, एक्चुअली जो है ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे जो है आप कह सकते हैं पतली होती जा रही। कहीं आप लोगों ने जो ओजोन होल का ओजोन होल टर्म सुना होगा, भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि आसमान में जो है कहीं होल बन गया, बल्कि इस ओजोन होल का मतलब है जो ओजोन लेयर की परत है, जो लेयर है वो धीरे धीरे जो है पतली होती जा रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि ब्रिटिश टीम फर्स्ट डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि पहली बार जो है किसके द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन होल डिस्कवर किया गया था। तो ब्रिटिश टीम के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। एंड या फिर पूछता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश टीम के द्वारा पहली बार जो है ओजोन होल को कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, अंटार्कटिका के ऊपर जो है डिस्कवर किया गया था बाय यूजिंग टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर इन 1985। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC हैज द पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन बाय कैटेलाइजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन O3 इनटू द ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसे हम CFC भी कहते हैं, ये जो है इसके पास ये कह सकते हैं इतना पोटेंशियल है कि जो ओजोन है O3 वो जो है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, किसमें O2 में जो है इसको तोड़ देता है। CFC इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब इस ओजोन लेयर डिप्लीशन का इफेक्ट क्या पड़ता है, अब सीधा सीधा आपको पता है कि जब ओजोन लेयर की परत पतली होगी
ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन होगा तो उसकी वजह से जो हार्मफुल सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो जो है सीधा पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से जो स्किन कैंसर आपको देखने को मिलता है। जो जीन्स है ह्यूमन बींग का, जो जीन्स कह सकते हैं आप, उसमें जो है म्यूटेशन देखने को मिलता है। चलिए हम देख लेते हैं द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर हैज अ वेरी वाइड इम्पैक्ट ऑन द अर्थ। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन कॉजेज स्किन कैंसर। यहाँ पे अभी हम लोगों ने स्किन कैंसर के बारे में देख लिया। Then DNA may have a genetic mutation if the ultraviolet radiations from the sun are absorbed by the skin for the long time। अब जब कभी भी जेनेटिक म्यूटेशन कब होगा, जब कभी भी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से निकल रही है स्किन, ह्यूमन स्किन की तरह जो लंबी समय तक जब एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी, तब जो है आपको जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलेगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इन by the skin in large amount can cause a skin cancer। सॉरी, अब देखिए यूवीबी इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस क्या कि जीन म्यूटेशन हम लोग ने देख लिया, जेनेटिक डिफेक्ट देखने को मिलेगा, हार्मफुल टू द लीव्स, वीकनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम, देन सनबर्न, कैटरेक्ट्स, स्किन कैंसर, हिंड्रेंस इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली मे भी जो है बिकॉज ऑफ सम मिसप्रिंट आपको पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि कहाँ पे जो है ओजोन लेयर आपको देखने को मिलता है। ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मीसोस्फियर एंड डी आइनोस्फियर। तो देखिए बच्चों स्ट्रेटोस्फियर में ही जो है आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगा। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लेयर्स एंड ईच लेयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। The layer extending about 10 to 50 km is called the stratosphere. The ozone layer is mainly found in the lower portion of the stratosphere from approximately 15 to 30 kilometers above that। तो देखिए एटमॉस्फेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर उसके लोअर पोर्शन में जो है आपको 15 से 30 किलोमीटर की रेंज में जो है ये ओजोन लेयर देखने को मिलता है। दो द थिकनेस वेरीज सीजनली एंड ज्योग्राफिकली। जो ये ओजोन लेयर है इसकी जो थिकनेस है सीजन के साथ एज वेल एज जो ज्योग्राफी के साथ जो है चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेगी। ओजोन लेयर आप लोग को पता है कि हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से निकल रही है उससे जो है पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। 10% ऑफ द ओजोन लेयर इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फियर एंड 90% इन द स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट हम देखते हैं। ओजोन पूछ रहा है कि ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे जो है बच्चों 4 ऑप्शन आपके सामने दिया, 16 सितंबर, बी दिया 5 ऑफ जून, सी दिया 23 ऑफ मार्च एंड डी दिया हुआ 21 ऑफ अप्रैल। तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर है 16 ऑफ सितंबर। So in 1994, the UN General Assembly declared the 16th September as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer, commemorating the date of signing the Montreal Protocol on substance that deplete on the ozone layer 1987। तो ध्यान रखिएगा आप लोग की 16 सितंबर को जो है ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे या फिर जो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब।